ध्यान से देखो, सनलाइट आएगा, ठीक है, सनलाइट आया तो सनलाइट में एनर्जी तो होगा, सन से बहुत सारा रेज आ रहे और रेज में एनर्जी होगा, लेकिन सनलाइट का केवल अब पार्टिकुलर रेंज के लाइट को ही प्लांट पकड़ सकता है। हाँ, सन से जो भी एनर्जी आ रहा है तो आप उसके सन के एनर्जी को किस फॉर्म में डिनोट करेंगे, तो सन से जो भी एनर्जी है उस सभी को प्लांट पकड़ नहीं सकता, केवल एक पार्टिकुलर रेंज जिसे आप कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी सन से जो भी रेज आ रहे हैं उनका केवल 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इसी रेंज के लाइट को प्लांट पकड़ सकता है, जिसे आप सिंपल फॉर्म में कहते हैं विबग्योर, जिसे आप क्या कहते हो, विबग्योर कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर प्लांट की औकात नहीं है कि उस लाइट को पकड़ सके, उस एनर्जी को यूज कर सके। इससे नीचे वाले वेवलेंथ को वो भी नहीं पकड़ सकता, तो केवल और केवल विबग्योर वाले रेंज को ही वो पकड़ना पसंद करता है। बोले ठीक है, लेकिन वो क्यों पकड़ता है, इसी रेंज के लाइट को वो क्यों पकड़ेगा? रीजन, सन में एनर्जी इसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को वो क्यों पकड़ सकता है? उसका सिंपल आंसर है, क्योंकि प्लांट के अंदर जो पिगमेंट है वो इसी रेंज को पकड़ सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस क्यों करता है? क्योंकि जो पिगमेंट है इसी रेंज के लाइट को बस पकड़ सकते हैं ना। तो बोले सर कौन कौन है? तो सभी को मालूम है कि यहां पास क्लोरोफिल ए आएगा, ठीक है, उसे हेल्प करने के लिए क्लोरोफिल बी आएगा। सर क्लोरोफिल सी आएगा क्या? हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए को हेल्प करने के लिए बी चाहिए, सी एल्गी में चाहिए, डी एल्गी में चाहिए, लेकिन हमारा जो चैप्टर है उस अकॉर्डिंग क्लोरोफिल ए है और उसे सपोर्ट करने के लिए क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में चाहिए, हायर प्लांट को नीड नहीं है। बोले ठीक है सर। सेकेंड, कैरोटीन चाहिए, कैरोटीन चाहिए। सर ये क्या होता है? जो गाजर में पाया जाता है, गाजर खाया है, गाजर का कलर ऑरेंज कलर का होता है। सर क्यों? क्योंकि इसमें कैरोटीन होते हैं, और कैरोटीन कई तरह का होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरोटीन का टाइप है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। ये खाना चाहिए, गाजर आपको खाना चाहिए, क्योंकि गाजर में मेनली कौन सा कैरोटीन है? बीटा, और यही बीटा कैरोटीन बनाता है विटामिन ए। इसलिए बीटा कैरोटीन को अब विटामिन ए का प्रिकर्सर कहते हैं। इसलिए आपने पढ़ा तो होगा, गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट यहीं से तो आया। गोल्डन राइस के अंदर में हमने वो जीन ऐड कर दिया है बीटा कैरोटीन का, वो हमारे अंदर जाएगा, बीटा कैरोटीन बनेगा और लीवर में जाकर के वो विटामिन ए में कन्वर्ट होगा। इसलिए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है, दिस इज द गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। बोले ठीक है सर, लेकिन प्लांट में क्यों होता है? पिगमेंट का काम क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट जो पिगमेंट है उसका नाम है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल ना, और एलेन वाला अगर आपने बुकलेट पढ़ा होगा तो इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को उन्होंने मर्ज करके नाम दिया कैरेटिनॉइड्स। अगर एलेन वाला बुकलेट तुम पढ़ोगे तो दोनों को मर्ज करके नाम दिया कैरेटिनॉइड्स, लेकिन आपकी एनसीईआरटी कैरेटिनॉइड्स कैरोटीन को कहती है, तो थोड़ा सा एलेन वाले बुकलेट को पढ़िएगा। कैरेटिनॉइड्स का मतलब कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल। इसके अलावा भी एक पिगमेंट होता है जो यहां नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, जिसका नाम मैं बताऊंगा फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स ये यहां नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है, लेकिन ये पाया जाता है रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में ना। फाइकोबिलिन्स स्पेशल पिगमेंट है जो हायर प्लांट में, ग्रीन ब्राउन एल्गी में नहीं पाया जाएगा, जो पाया जाएगा रेड एल्गी में, और ये पाया जाएगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी में।
आपको बताया गया है कि रेड एल्गी अपने कलर को फ्लक्चुएट कर सकता है, वो ब्लू और रेड को फ्लक्चुएट करता है। जब वो डीप में रहेगा तो अलग कलर होगा, सरफेस पे रहेगा तो अलग कलर होगा। इस फिनोमेनन को गॉडी-कॉफ इफेक्ट कहते हैं। तो मैं प्लांट किंगडम में बता दूंगा, अभी नहीं जानना है। तो दे हैव एबिलिटी टू चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू डेप्थ। डेप्थ के अकॉर्डिंग ये अपने कलर को चेंज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइकोबिलिन्स है। तो ठीक है, फाइकोबिलिन्स में एक चीज याद रखिएगा, जितने पिगमेंट आपको दिख रहे ना, जितने पिगमेंट दिख रहे ना, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, सभी के सभी लिपिड सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज हो जाएगा, सभी लिपिड है ना। लेकिन फाइकोबिलिन्स ऐसा है जो वाटर सॉल्युबल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो फाइकोबिलिन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। बाकी जो तुमने पढ़ा ना, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सब लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड डेरिवेटिव है, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सॉल्युबलाइज होते हैं। लेकिन एकमात्र फाइकोबिलिन्स है जो वाटर सॉल्युबल है, याद रखिएगा। तो बोले ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक और चीज जो कि नीट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। एक पिगमेंट होता है जो पढ़िएगा प्लांट सेल के अंदर ना, प्लांट का सेल के अंदर सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनल होता है उसे वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। और वैक्यूल के अंदर में एक नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्लांट के वैक्यूल में एक पिगमेंट होता है ना, जिसका नाम होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन अगर थोड़ा बहुत अपने डिटेल से पढ़ा होगा ना कभी, तो मैंने ही बताया होगा कि प्लांट के सेल में वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर में क्या होता है, डस्टबिन होता है, मतलब कूड़ा कचड़ा रहता है, पानी रहेगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रहेगा, ठीक है। उसके अंदर में एक पिगमेंट पाया जाएगा एंथोसाइनिन, जो वाटर सॉल्युबल होता है। एक याद रखेगा, वाटर सॉल्युबल होता है। और सेकंड याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रेड मार्क से लिख लीजिए कॉपी में, ये नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये प्लांट को कलर वलर देने का काम करेगा। हाँ, प्लांट का जो कलरफुल पार्ट है उसमें कलर प्रोवाइड करने का काम होगा एंथोसाइनिन। इसको कोई फोटोसिंथेसिस से मतलब नहीं, तो ये लिख लीजिएगा, नॉन फोटोसिंथेटिक है और वाटर सॉल्युबल है। कहां पाया जाता है? वैक्यूल में। हाँ, वैक्यूल के अंदर में शुगर भी होंगे, कीटायन एनायंस भी होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होंगे, वाटर से भरा होगा। और वैक्यूल के मेम्ब्रेन को आपको याद ही है सभी को, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, टोनोप्लास्ट कहते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो चलो, मेरा आज का काम है पिगमेंट आपको पढ़ाना। चलो फटाफट हम लोग करें। तो तुम अगर ग्रेजुएशन में बॉटनी लेते तो तुम्हें सिखाया जाता कि कलर दिखाया जाता, जैसे मैंने किया है, मैंने लैब में किया है, इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं। आपको करना क्या है सर, पिगमेंट कौन कौन से, सर पिगमेंट कौन कौन से हैं हायर प्लांट में, तो हायर लोअर सब थोड़ा सा बता देता हूं। पिगमेंट जो मेनली है, जो मेन पिगमेंट है वो तो भैया क्लोरोफिल ए, ये दूल्हा है। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो क्लोरोफिल ए है। यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सभी जगह पाया जाएगा, इसलिए यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। रिएक्शन सेंटर में यही होता है, इसलिए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, लेकिन रूल फिक्स रहे, जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा, जहां भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा वहां क्लोरोफिल ए होगा। ये गांठ बांध लीजिए, जहां भी ऑक्सीजेनिक होगा। सर कहां? जैसे आप पढ़िएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी वो ऑक्सीजेनिक करता है, क्लोरोफिल ए होगा। ग्रीन एल्गी ऑक्सीजेनिक है, क्लोरोफिल ए होगा। ब्राउन एल्गी क्लोरोफिल ए होगा। रेड एल्गी क्लोरोफिल ए होगा। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो देखिए ना, यूनिवर्स में सब जगह लगभग पाया जाता है। तो बता दीजिए सर कहां नहीं पाया जाता? तो सिंपल है, कहां नहीं पाया जाएगा, तो जो एनॉक्सीजेनिक करेगा, जो एनॉक्सीजेनिक होगा। सर कौन? बताऊंगा।
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वहां ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, उनके अंदर में ये क्लोरोफिल ए नहीं होते, उनके जगह पे कुछ और होता है, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा ना, बैक्टीरियो विरिडीन नाम का होगा, ये सब होंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक है सर, क्लोरोफिल ए याद हो गया, ठीक है। सेकंड कौन है? क्लोरोफिल बी। सर डिफरेंस क्या है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नीट के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सर डिफरेंस बताइए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का तो सीख ही लो, सभी को याद ही तो होगा। पहला फार्मूला का, सर फार्मूला क्या है? तो सबको याद है, क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55 H72 O5, ठीक है, O5 है, O4 है, O5 ही है, O5 N4Mg, N4Mg, यही है आपको क्लोरोफिल ए का फार्मूला। सर कैसा होता है दिखने में क्लोरोफिल ए? बोले कुछ नहीं, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, टैडपोल लाइक। एनसीईआरटी में तो ज्यादा डिटेल्स है नहीं, आपको याद रखना है क्लोरोफिल ए जो है वो दिखने में होता है टैडपोल की तरह, टैडपोल लाइक। बोले सर ठीक है, बता दीजिए ये क्लोरोफिल ए में क्या पार्ट होता है? दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक पार्ट होता है टेल। अगर तुम एलएन के मटेरियल को पढ़ोगे, बहुत अच्छे से लिखा है, जो हेड होता है वो एसिडिक होता है, हेड होता है एसिडिक होता है, और टेल जो होता है वो एल्कोहलिक होता है, यानी OH होता है। एसिड है और वहां एल्कोहल है, दोनों रिएक्ट करेगा। देखो लॉजिकल चलो, क्लोरोफिल में हेड पार्ट है और टेल पार्ट है, हेड एसिडिक है, टेल एल्कोहलिक है। एसिडिक है यानी COH होगा, यहां OH होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, और एल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करता है तो जहां तक मुझे मालूम है वो एस्टर बनाता है। अगर आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री को भी फॉलो किया होगा, एल्कोहल OH और एसिड आपस में रिएक्ट करेगा, एस्टर बनाएगा। एस्टर एक तरह का लिपिड ही होता है ना, इसलिए क्लोरोफिल ए इज जस्ट लाइक ए लिपिड, वो लिपिड है, वो नेचर वाइज कैसा है? वो लिपिड नेचर का है। बोले ठीक है सर, लेकिन ध्यान से सुनिए, जो हेड पार्ट को हम लोग कहते हैं पोरफायरिन हेड, हेड पार्ट को पढ़िएगा ना, पोरफायरिन हेड, और टेल को कहते हैं फाइटोल टेल। फाइटोल, टॉल का मतलब क्या होगा? OL मतलब एल्कोहल, एल्कोहल। जो पोरफायरिन हेड है उसमें 4 रिंग होती है, दे हैव द 4 रिंग। बना देता हूं यहां पे स्ट्रक्चर, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और 4 रिंग, ये हेड पार्ट 4 रिंग बन गए। हर रिंग में एक एक नाइट्रोजन लिख दीजिए, देखिए 4 नाइट्रोजन हो भी गया, फार्मूला में N4 होता है, 4 नाइट्रोजन हो गए। बीच में सेंटर मेटल एटम हो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दो तरफ से जुड़ा होता है कोवैलेंट बॉन्ड से, और दो तरफ से जुड़ा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, एलियन वाला एक बार पढ़ लीजिएगा, वही चीज मैं बोल रहा हूं, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोले ठीक है सर, तो 4 क्या है सर? ये क्या है सर? ये है आपका पायरोल रिंग, इसलिए मैं इसे कहता हूं हेड जो है वो टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 होते हैं, टेट्रा पायरोल रिंग, 4 पायरोल रिंग से बना है, टेट्रा पायरोल रिंग से बना है। सेंटर में कौन है? मैग्नीशियम है, 2 कोवैलेंट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जो सेकेंड रिंग है उस पे पाया जाता है मिथाइल ग्रुप CH3, मिथाइल ग्रुप। सर क्यों याद करना है? ठीक है, एक ही रीजन है, क्लोरोफिल बी बनाइएगा, ध्यान से सुनिए, जब आप क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस कीजिएगा तो क्लोरोफिल बी में इस मिथाइल ग्रुप की जगह, सभी को याद है, क्लोरोफिल बी में इस मिथाइल जो CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, उसके जगह एल्डिहाइड आ जाएगा, बस। ये नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन माना जाता था। ए और बी में क्या डिफरेंस है? तो क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप है सेकेंड रिंग पे, और क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है।
तो सर फार्मूला बता दीजिए। चलिए, क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या सीखा आपने? C55 H72 O5 N4 Mg। ये नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज बनाओगे ना तो आएगा। क्लोरोफिल ए में होता है सेकेंड रिंग पे मिथाइल ग्रुप होता है, क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड कर दीजिए। सर एल्डिहाइड यानी CHO कर दीजिए, एल्डिहाइड, बस हो गया। कार्बन सेम है, हाइड्रोजन देखिए ना एल्डिहाइड है, वहां मिथाइल था, 2 हाइड्रोजन की कमी हो गई। सर कार्बन सेम रहेगा, एकदम सेम रहेगा। एल्डिहाइड लाओगे तो 2 हाइड्रोजन घट जाएंगे, H70 हो जाएगा। सर एक ऑक्सीजन बढ़ेगा ना, एकदम बढ़ेगा, O6 हो जाएगा, N4 हो जाएगा और Mg हो जाएगा। तो ये अभी का एक फेवरेट क्वेश्चन बन गया, क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस क्या? तो बोले कुछ नहीं है सर, क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होगा, वहां पर एल्डिहाइड हो गया, खत्म, बस ज्यादा मत सोचिए। सर ये क्या है? सर आपने जो बनाया ये हेड पार्ट बना दिया, डायमेंशन याद रखिए 15 एंगस्ट्रॉम, इधर 15 एंगस्ट्रॉम, कभी कभी डायमेंशन भी पूछा गया है 15x15। हेड तैयार है, क्या नाम है? पोरफायरिन हेड। हेड पे ही मौजूद है एसिडिक पार्ट COOH, ठीक है, COOH पोलर पार्ट हो गया। और यहां से अब जुड़ा है, इट इज द फाइटोल टेल, ये टेल है, ये टेल है, ये टेल पार्ट है। फाइटोल, टॉल मतलब OL, एल्कोहल है, यानी यहां पर OH है। तो जो टेल पार्ट है वो मिली हाइड्रोकार्बन से बना होगा, तो वो फोबिक होगा, पानी से डरने वाला OH। और देखिए एक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट कर गए, तो एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है, एस्टर बनता है, और एस्टर एक तरह का लिपिड माना जाता है। इसलिए जो टेल पार्ट है उसका आप याद रखिए 20 एंगस्ट्रॉम होगा टेल का। टेल का नाम है फाइटोल टेल, ठीक है। तो मेरे में से इतना इनफ है, इससे ज्यादा मत जाइएगा। डायमेंशन याद कर लीजिए 15x15, 15x15 हेड वाला हो गया, और टेल का कितना हो गया 20 एंगस्ट्रॉम। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इनफ है, बहुत इनफ है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए में फटाफट रिवाइज कर लो क्या क्या आपने सीखा। क्लोरोफिल ए में सभी जगह पाया जाएगा, सभी जगह पाया जाएगा, इसलिए इसे कहेंगे यूनिवर्सल पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट, ठीक है। सर यूनिवर्सल पिगमेंट लेकिन क्या दुनिया में सब जगह? नहीं, इसमें करेक्शन कीजिए, ये केवल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले में पाया जाएगा, इनऑक्सीजेनिक में नहीं होगा, ठीक है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, नहीं पाया जाएगा। सेकेंड मेन पिगमेंट है। सर क्यों मेन पिगमेंट है? क्योंकि ये रिएक्शन सेंटर बनाएगा, मेन पिगमेंट है। अगर आपने पिछले क्लास ध्यान से पढ़ा होगा तो रिएक्शन सेंटर नहीं बनता था, P680 P700, ये क्या थे? ये एक तरह का स्पेशल क्लोरोफिल ए ही तो था, ये स्पेशल क्लोरोफिल ए ही तो थे। बोले ठीक है सर। सर कलर कैसा होगा? एनसीईआरटी एकदम साफ लिख देता है, अगर एनसीईआरटी को तुम पढ़ोगे एकदम साफ स्टेटमेंट है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं ना। ब्राइट ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन, अगर तुम देखोगे तो ब्राइट ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन करके लिखा होगा, एनसीईआरटी ब्लूइश ग्रीन लिखती है, ब्लूइश ग्रीन। बोले ठीक है सर, याद हो जाएगा, रट्टा मार लिया है, ब्लूइश ग्रीन हो गया। फार्मूला तो मैं अब नहीं बता रहा, फार्मूला आप तो अपने याद कर लिया है, हेड और टेल कितना बनेगा ये सब आपको याद होगा, ठीक है। क्लोरोफिल बी को भी बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है सर, तो ये पिगमेंट हमने सीख लिया क्लोरोफिल ए के बारे में, बी भी समझ में आ गया सर, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि तुम लोग तो बोलोगे ना, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एलेन वाला नोट्स में, देखिए ध्यान से सुनिए। क्लोरोफिल बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए आपको बच्चा चाहिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अगर आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा था ना, तो मैंने बोला था ये सचिन वाला पार्ट है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में बनता था। वो एक ग्लाइसिन नाम के एमाइनो एसिड से बाइंड करेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन,
और इन दोनों के मिश्रण से यानी मिक्सिंग से, ये प्रिकर्सर है, मिलने से बनता है प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटो क्लोरोफिल यानी कि ये इनएक्टिव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जब प्रोटोक्लोरोफिल जो है इनएक्टिव क्लोरोफिल है, वो उस पे गिरेगा लाइट। याद रखना, लाइट इज एसेंशियल। एनसीईआरटी में जब तुम देखोगे एलेन वाली बुकलेट में, तो वहां लिखता है लाइट जब गिरेगा तो लाइट के प्रेजेंस में इनएक्टिव प्रोटोक्लोरोफिल एक्टिव क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर एक रिस्पिरेशन चैप्टर से भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि रिस्पिरेशन एम्फीबोलिक क्यों है? क्योंकि रिस्पिरेशन का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है सक्सिनाइल कोएंजाइम है, वो बना रहा है क्लोरोफिल बना रहा है। छोटा पार्ट है, बड़ा सब्सटेंस बना रहा है। क्लोरोफिल कितना? C55 55 कार्बन का है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन के होते हैं। तो बड़े सब्सटेंस का बनना, तो एक क्वेश्चन रेस्पिरेशन का बन गया कि सर ये तो एनाबोलिज्म हो रहा है, एक क्वेश्चन। चलिए ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बना कि सनलाइट जरूरी है क्लोरोफिल बनाने के लिए, एक्टिव क्लोरोफिल बनाना है, सनलाइट जरूरी है। इसलिए तुम नीट का एक क्वेश्चन देखना कि अपने गमले को, पॉट को लीजिए, जो बाहर धूप में था, उसको अंधेरे कमरे में एक आध हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। जो प्लांट गमला में लगा है उसे निकालिए और अंधेरे कमरे में बेटा एक आध हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए। तो उनके अंदर देखिएगा पीलापन आ जाएगा, लंबे हो जाएंगे, इंटरनोड लंबा हो जाएगा, लीफ उल्टा सीधा बन जाएंगे, और बेटा येलोइंग आ जाएगा, पीला पीला दिखने लगेगा। बोले सर ये क्या है? इसे कहते हैं इटायोलेशन। इसे कहते हैं इटायोलेशन। बोले सर क्या मतलब? यानी कि यार क्लोरोफिल बनने के लिए आपको लाइट चाहिए था, आपने तो एक आध हफ्ता लाइट ही नहीं दिया। लाइट नहीं देंगे तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, इसलिए लाइट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल। याद रखिएगा। और अगर अंधेरे रूम में कई दिनों तक आपने बंद कर दिया तो लीफ में पीलापन दिखेगा, लंबाई हो जाएगा, मुरझाया दिख, इसी को कहते हैं इटायोलेशन। लेकिन अगर आपने मिट्टी में, ध्यान से देखो, अब एलेन का दूसरा पॉइंट बताता हूं, एकदम प्योर मैंने एलेन वाला पढ़ा दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट बोलता है कि क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम Mg, नाइट्रोजन और उसे चाहिए आयरन। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। बोले सर क्यों? देखो मैग्नीशियम तो उसका पार्ट ही है, सेंटर मेटल कौन है? मैग्नीशियम। नाइट्रोजन तो उसका पार्ट ही है, C55 H72 O5 N4। नाइट्रोजन तो बेटा हर रिंग में थी। आयरन पार्ट नहीं है। ध्यान से सुनना, ये मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में स्टेटमेंट है। आयरन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फार्मूला लिखते हैं C55 H72 O5 N4 Mg। मुझे बताओ तो यहां क्या आयरन है? एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है ये मिनरल न्यूट्रिशन में, आयरन इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल बट इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, उसके फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आयरन इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल बट उसके फॉर्मेशन में ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। इसलिए आयरन की अगर कमी कर दोगे तो क्लोरोसिस दिखेगा। आयरन की कमी कर दीजिएगा, क्लोरोसिस दिखेगा। आया समझ में? तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है कि आयरन पार्ट तो नहीं है लेकिन बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल से यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा। कलर पूछा जाएगा ब्लूइश ग्रीन, मेन पिगमेंट है, यूनिवर्सल पिगमेंट है, फार्मूला याद रखिएगा। चलो ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फटाफट। चलो फटाफट बताइए, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी? मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी? मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी? आपका सिंपल सा आंसर होगा, ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहिए, सिंपल। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप और क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप, खत्म। क्लोरोफिल ए मिथाइल ग्रुप और क्लोरोफिल बी एल्डिहाइड ग्रुप। सेकेंड, अगर थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ दे तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है
कि ये बताइए क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफिल, आई थिंक निकाल लीजिएगा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ये निकाल लीजिएगा, आई थिंक कैलकुलेट कीजिएगा, आई थिंक 893 के आसपास आ जाएगा। ए सना यासिन, ब्लूइश कलर इन क्लोरोफिल ए एंड येलोइश कलर इन, अरे भाई साहब अभी क्लोरोफिल ए का जो कलर है ना वो ब्लूइश ग्रीन है और क्लोरोफिल बी का येलोइश ग्रीन है, येलोइश ग्रीन है ना, तो डिफरेंस एक कलर का भी कर सकते हैं, ब्लूइश ग्रीन या ब्राइट ग्रीन, और क्लोरोफिल का लेस ग्रीन कलर का होता है, येलोइश ग्रीन कहलाता है। ठीक है, हाँ मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, आई थिंक कितना आएगा 893 आ रहा है क्या, और क्लोरोफिल बी का 907 आएगा शायद। क्लोरोफिल बी ज्यादा भारी है, याद रखिएगा, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया है, तो शायद मुझे जहां तक लग रहा है क्लोरोफिल बी का वेट होगा 907, एक बार कैलकुलेट कर लो, और क्लोरोफिल ए का होगा 893 जहां तक मुझे लग रहा है, ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। बोले ठीक है, क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, अभी जरूरत पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूं। चलो ठीक है, चलो विच मेटल इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द, विच मेटल नॉट प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोफिल बट एसेंशियल, they act as a catalyst for the formation of chlorophyll. Which metal is not present in the chlorophyll, not the component of chlorophyll, but plays important role in the formation of chlorophyll? तो आंसर दीजिएगा मैग्नीशियम, आई थिंक सभी को याद है। चलिए ठीक है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, थर्ड क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि क्लोरोफिल ए जो है ना, क्लोरोफिल ए जो है उसे हम लोग यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों कहते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होना है सर सब जगह पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है, जहां भी बोलो, एल्गी बोलो, ब्रायोफाइट, सब जगह पाया जाता है, इसलिए यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट में चले, सर और पिगमेंट के बारे में बताइए फटाफट। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कैरोटीन के बारे में। ठीक है, 2 लाइन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में ज्यादा है नहीं, हमारा झूठ का टन जाता है। ये कैरोटीन है, कैरोटीन कई तरह के हैं, अल्फा बीटा गामा, लेकिन मेन जो कैरोटीन प्लांट में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। सेकेंड याद रखिएगा, अगर प्लांट में अंदर केवल कैरोटीन है, केवल कैरोटीन है, क्लोरोफिल नहीं है, केवल कैरोटीन और ज़ैंथोफिल है, तो उस क्लोरोप्लास्ट को आप क्रोमोप्लास्ट कहिएगा, और जिस प्लास्टिड के अंदर कैरोटीन ज़ैंथोफिल प्लस क्लोरोफिल भी आ जाए उसे आप क्लोरोप्लास्ट कहिएगा। आई थिंक सबको आता होगा, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमो में यही डिफरेंस है, जिसमें क्लोरोफिल भी होगा वो क्लोरोप्लास्ट हो गया, हरे रंग वाला, और जिसके अंदर में नहीं है, जिसके अंदर में जैसे कि आपने आम देखा है पीला रंग का, गाजर देखा है ऑरेंज कलर का, टमाटर देखा है सर, हाँ देखा है, उसमें ग्रीन कलर नहीं है क्योंकि उसमें केवल क्रोमोप्लास्ट है, तो क्रोमोप्लास्ट बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन, कैरोटीन। ठीक है, बोले ठीक है सर, ये होता है क्या सर बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन कहां पाया गया, कैरेट में, गाजर में, और लिख लीजिए बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए, इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट लाया था गोल्डन राइस, गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक है, लेकिन सर ये कैरोटीन होता क्यों है, होता क्या है सर, मेन तो काम क्लोरोफिल का है, ये करता क्या है, ध्यान से देखिए, जो कैरोटीन का फॉर्मूला देखिए C40H56, देख लीजिए, सिंपल हाइड्रोकार्बन है ना, तो कैसा हो गया ऑर्गेन, ये कैसा सब्सटेंस हो गया, पोलर या नॉन पोलर, ऑक्सीजन नहीं है, प्योर हाइड्रोकार्बन, तो ये प्योरली क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। 1 मिनट, थोड़ा सा आवाज लैग,
वापस से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं। अरे अब आएगा आवाज, वापस से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, अब आ रहा होगा, ठीक है। मैंने बोला सर कैरोटीन का फार्मूला क्या है, C40H56। कोई ऑक्सीजन नहीं है इसलिए इसे कहेंगे नॉन पोलर, नॉन पोलर। इसलिए ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज हो जाएगा। ईथर डालिएगा, ये सब डालिएगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पानी में सॉल्युबलाइज नहीं होगा, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्यों सर? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, पोलैरिटी नहीं है, पानी के साथ में कैसे घुलेगा? सर ये होता क्या है? तो ये केमिस्ट्री में पढ़ा है ना तुमने, कॉन्जुगेशन। तो ये हाइड्रोकार्बन है, सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे होता है। इसी को कहते हैं ना कॉन्जुगेटेड, शायद इसी को कहते हैं सिंगल डबल अल्टरनेट पाया जा रहा है। सर फायदा क्या? इससे फायदा क्या हो गया? देखो ध्यान से, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, ध्यान से देखना, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, सनलाइट बहुत तेज गिर रहा है, तो इस दौरान होता क्या, हाई लाइट इंटेंसिटी में ना जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो बेटा बहुत डेंजरस फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही खतरनाक है। यानी कि अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन बेटा टूट जाएगा और फ्री रेडिकल बनाएगा। फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत खतरनाक होता है। और ये चाहे तो जो तुम्हारा क्लोरोफिल है, रिएक्शन सेंटर है, उसको कर देगा बेटा फोटो ऑक्सीडेशन, उसको परमानेंटली उसे जाकर के ऑक्सीडाइज कर देगा, परमानेंटली रप्चर कर देगा, फोटो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन जाके उससे जुड़ जाता है। बोले ठीक है। तो सर किसे? रिएक्शन सेंटर को हमेशा के लिए खराब कर देगा। ये फ्री रेडिकल बहुत खतरनाक चीज होता है। तो बोले सर कैसे अब कैसे बचाएंगे? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या बोला, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ क्या करेंगे सर? देखिए ध्यान से, ये है आपका कैरोटीन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह है ना? बोले हाँ सर यही है। अब यहां पर फ्री रेडिकल आ गया, यहां कौन आ गया? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल से ये बाइंड कर जाएगा, ध्यान से देखिए, ये फ्री रेडिकल से बाइंड कर जाएगा। और ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और इपॉक्सी ग्रुप C डबल बॉन्ड CO से बाइंड कर जाएगा। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन जाके उससे बाइंड कर जाएगा। बोले सर इससे फायदा? क्योंकि जो फ्री रेडिकल था वो जाकर के जो डबल बॉन्ड है उसमें जाके जुड़ गया। और जब ये ठीक है वापस से आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन वापस से होगा, तो थोड़ी देर के बाद में ये वापस से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी ऑक्सीजन थे उसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में अरेंज कर देगा। यानी जो फ्री रेडिकल थे पहले उसको पकड़ लिया, उसकी एनर्जी को खत्म कर दिया, अब वो ऑक्सीजन को वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिससे वो मेन पिगमेंट को फोटो ऑक्सीडेशन से बचा लेगा। इसी को कहता है आपका एलिन का मटेरियल सिल्डिंग इफेक्ट। इसी को कहते हैं सिल्डिंग इफेक्ट, सिल्ड कर लिया, ऊपर से कवच का काम कर रहा है, उसको बचाने का काम कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, एलिन के मटेरियल में साफ साफ लिखा है कैरोटीन सिल्डिंग इफेक्ट देगा। बोले सर कैसे? खूब इंटेंसिटी, खूब फ्री रेडिकल बन रहा है, बहुत ही अनस्टेबल है, वो जाकर के हमेशा के लिए रप्चर कर देगा क्लोरोफिल ए को, रिएक्शन सेंटर को। तो ये क्या करता है? पकड़ लेता है, पकड़ के उसका एनर्जी खींच लिया और वापस से जब एनर्जी घट गया तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज करके छोड़ देगा, तो आपको फोटो ऑक्सीडेशन से बचा लेगा। तो कैरोटीन का काम मेनली जो है वो सिल्डिंग इफेक्ट देना है, फोटो ऑक्सीडेशन से आपको बचाने का काम है। बोले ठीक है सर, याद रहेगा एकदम। मेन कौन है? बीटा कैरोटीन। कहां पाया जाएगा? गाजर में आपको दिखता है, एकदम क्लियर। अब सर ज़ैंथोफिल क्या है? ज़ैंथोफिल क्या है? तो देख लीजिए ज़ैंथोफिल क्या है।
ज़ैंथोफिल एक लाइन का, इसके बारे में ज्यादा जानना ही नहीं ही नहीं, ना आपके एनसीईआरटी में ना एलएन के मटेरियल में। Xanthophyll is the oxidized form of Xanthophyll is the oxidized form of कैरोटीन। हो गया, खत्म। बस इसमें ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए 1 to 8। देख लीजिए, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कैरोटीन इज कॉल्ड ज़ैंथोफिल। लिख दो, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कैरोटीन इज नोन एज ज़ैंथोफिल। कलर सर एनसीईआरटी का फॉलो कीजिए, येलोइश कलर, येलोइश कलर का पाया जाएगा। बोले ठीक। ज़ैंथोफिल कई तरह के होते हैं, लेकिन प्लांट में मेनली पाया जाता है ल्यूटीन। कई तरह के ज़ैंथोफिल होते हैं, ल्यूटीन। बोले सर नाम वाम तो सुना नहीं, मत सुनो, ल्यूटीन केवल जान लो। हाँ, आपने सुना है एक ज़ैंथोफिल का नाम सुना है, फ्यूकोज़ैंथिन, जो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। फ्यूकोज़ैंथिन का आपने नाम सुना है, वो भी एक तरह का ज़ैंथोफिल है जो पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। ठीक है। और जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा प्रोटिस्टा किंगडम, वहां पास आएगा आपको क्राइसोफाइट डाई एटम्स, तो वहां मैं बताऊंगा कि डाई एटम्स में एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है, डाई एटोजैंथिन। ठीक है, एनसीईआरटी में तो नहीं है, मत याद करो यार, मत करो, क्योंकि एलएन के मटेरियल में इसलिए बोल दिया डाई एटोजैंथिन। ये भी एक तरह का ज़ैंथोफिल है। तो ये कलर प्रोवाइड करने का काम करेगा, सेम काम ये भी आपको सेम काम करेगा, ये भी सिल्डिंग इफेक्ट देगा, सेम बचाने का काम करेगा। ज्यादा नहीं जानना है, ज़ैंथोफिल ऑक्सीडाइज फॉर्म है, येलोइश कलर का है, एनसीईआरटी में गिवन है। कई तरह के होते हैं, लेकिन प्लांट में, हायर प्लांट में ल्यूटीन होता है। एक होता है ब्राउन एल्गी में जिसका नाम है फ्यूकोज़ैंथिन। बस इतना इनफ है, इससे ज्यादा याद मत करो। चलो सर, इसके अलावा थोड़ा सा बता दो फाइकोबिलिन्स के बारे में। नहीं जानना है, एक लाइन सुन करके टाटा करो उसे। फाइको का मतलब होता है एल्गी, फाइकोबिलिन्स अगर आप पढ़ोगे एलिन का मटेरियल तो फाइकोबिलिन्स लिखेगा 3 तरह की। आपकी एनसीईआरटी 2 तरह की लिखेगी, उसका नाम होगा एक का फाइकोसाइनिन, फाइकोसियान मतलब ब्लू कलर, ब्लू कलर देने का काम फाइकोसाइनिन। एक का नाम होगा फाइको इरिथ्रीन, फाइको इरिथ्रीन रेड, इरिथ्रो मतलब रेड होता है, फाइको इरिथ्रीन ये रेड देने का काम करेगा। ये दोनों एनसीईआरटी में तो मिल जाएंगे, थर्ड वाला एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एलएन के बुकलेट में मिलेगा, जिसका नाम होगा एलोफाइकोसाइनिन। एलोफाइकोसाइनिन ये भी ब्लू कलर देगा, साइनिन। सर ये कहां होता है, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, मैंने जो बोला था उसी पे रिस्ट्रिक्ट हो जाओ। फाइकोबिलिन्स जो होगा वो वाटर सॉल्युबल होता है, एक चीज याद रखिए। कहां पाया जाता है, ओनली रेड एल्गी में, प्लांट किंगडम कहता है, मेरे तरफ से याद करिए ब्लू ग्रीन एल्गी में भी। फायदा कलर चेंज करने में, अगर साइनिन ज्यादा है, फाइकोसाइनिन ज्यादा है और इरिथ्रीन कम है तो ब्लू कलर का होगा, अगर इरिथ्रीन ज्यादा है तो वो रेड कलर का होगा। तो रेड एल्गी को मैं बताऊंगा ये अपने कलर को चेंज कर सकता है, सरफेस पे अलग कलर का, अंदर में अलग कलर का। इसे कहते हैं गाइडू कॉफ इफेक्ट, गाइडू कॉफ इफेक्ट, अपने कलर को चेंज करने की एबिलिटी। ये केवल और केवल दिखेगा रेड एल्गी में, ठीक है, हाँ ब्लू ग्रीन एल्गी में भी, ठीक है, गाइडू कॉफ इफेक्ट। चलो ठीक है, मेरे में से क्लियर है, इससे ज्यादा मत जानो। चलो ये बता दीजिए, एक लाइन में पूछ लेता हूं, फाइकोसाइनिन, हाँ एक ये बताओ, वैक्यूल के अंदर एक पिगमेंट था जो नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट था, नाम बताइए, और वो भी वाटर सॉल्युबल था, बोल रही है। वैक्यूल के अंदर में एक पिगमेंट था जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक था, वाटर सॉल्युबल था, क्योंकि मेनली पिगमेंट लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लेकिन एक नया हमने पढ़ा था जिसका नाम था एंथोसाइनिन। चलो ठीक है, इतना याद है ना, बहुत है, एंथोसाइनिन। देखो तुम अगर बॉटनी
पढ़ोगे डिटेल से ना तो बोला जाएगा सर इस कलर को हम लोग कैसे पता करेंगे, ब्लू कलर का, रेड कलर का, हमने तो आज तक लाइफ में देखा नहीं, हमने तो हरा रंग का लीफ देखा है केवल। सर ये लीफ है ना, बोले हाँ। ये तो ग्रीन कलर का है, तो कहां दिखता है ज़ैंथोफिल, दिखाओ मुझे। ग्रीन कलर का लीफ इसलिए दिखता है क्योंकि क्लोरोफिल का अमाउंट बहुत ज्यादा है। क्लोरोफिल का अमाउंट कैरोटीन से ज़ैंथोफिल से बहुत ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल ये ग्रीन कलर का दिखता है। सर थोड़ा बहुत, बोले हाँ होता तो है थोड़ा बहुत, दिखा दो मुझे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे। बोले ये क्या होता है, आप लीफ लो, ये लीफ ले लीजिए, ऐसे ही मैंने किया था, उसको क्रश कर दीजिए, चूर दीजिए, कोई केमिकल डालिए उसमें चूर दीजिए, तो धीरे धीरे लीफ के सारे पिगमेंट उस सॉल्वेंट में चले जाएंगे। लीफ के सारे पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट कीजिए, निकालिए, और एक पेपर ले लीजिए, ये पेपर ले लीजिए, इसी तरह का पेपर रहता है, इतना ही बड़ा रहता होगा, उससे ज्यादा नहीं। पेपर ले लीजिए, पेपर में एक आप यहां पास मार्कर पॉइंट बना लीजिए, ये ऐसे, बोले ठीक। और जो भी तुमने पिगमेंट निकाला था, जो भी तुमने पिगमेंट निकाला था लीफ से, एक माचिस के तिल्ली इतना बड़ा होगा, उसको लगाइए और वहां से पिगमेंट निकालिए, यहां पर डालिए। माचिस की तिल्ली इतना होगा, उसको डीप कीजिए, पिगमेंट को निकालिए और इस रेड वाले मार्क पे लगा दीजिए, डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, ठीक। अंदर में शायद, मैं पूरी तरह से 100% श्योर तो नहीं हूं, एसीटोन होते हैं, एसीटोन, वो वेपोराइज होगा, वेपोराइज होगा, ऊपर जाएगा। और जो पिगमेंट का वेट, ध्यान से सुनना, इसके अंदर में इस पॉइंटर पे, रेड वाले पॉइंटर पे 4 तरह के पिगमेंट, तुम्हें तो हरा केवल दिखेगा जो मैंने येलो कलर का कर दिया, तो इसमें जो 4 तरह के पिगमेंट है ना, वो वेपोराइज होगा, ऊपर जाएगा, एसीटोन उड़ेगा और पिगमेंट को ऊपर ले जाएगा। तो जिस पिगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर, सबसे दूर तक जाएगा। जैसे कि आपके पास में 4 पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। हायर प्लांट में यही 4 होते हैं। तो जिस पिगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा होगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर वाला सबसे ऊपर दिखेगा। तो ऊपर में थोड़ी देर के बाद में 4 कलर दिखेंगे, एक ऑरेंज कलर का, एक येलो कलर का, मैंने देखा इसलिए और एक दिखेगा, ठीक है, एक को कहते हैं क्रोमैटोग्राम। आपने 4 डिस्टिंक्ट, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, तो 4 आपको इस पेपर पे डिस्टिंक्ट कलर दिखेंगे ना। और क्या रूल है, जिसका वेट सबसे कम, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा। सर कैसे, ध्यान से देखिए, कैरोटीन का था C40H56, देखो 40 इसका एटॉमिक नंबर, कार्बन कितने 40, ज़ैंथोफिल C40H56, उसमें ऑक्सीजन भी आ गया, थोड़ा तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, बढ़ जाएगा। क्लोरोफिल ए C55H72, तुमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था 8, कितना था 893 शायद, और क्लोरोफिल बी का था 903, 903। क्लोरोफिल ए में भी और बी में भी C55H72, ठीक है, ऐसे ही है ना, कुछ क्लोरोफिल बी का H70 होता था, O6 होते थे, N4Mg। तो इसका वेट सबसे कम, तो आई थिंक सबसे कम है आपका कैरोटीन का, ऊपर दिखेगा। उससे कम ज़ैंथोफिल थोड़ा नीचे, उससे कम क्लोरोफिल ए का 893 यहां दिखेगा, और सबसे नीचे दिखेगा क्लोरोफिल बी का। तो इतना डिटेल में जाना नहीं है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हमने इस पेपर पे अरेंज कर लिया 4 कलर का पिगमेंट, जो तुम्हें लीफ में नहीं दिखता था, मुझे क्लियर कट दिखाया गया, दिखे सर।
क्यों अभी भी? क्योंकि क्लोरोफिल बहुत ज्यादा है, क्लोरोफिल का अमाउंट बहुत ज्यादा है, येलोइश कलर को छुपा देता है, लेकिन डिस्टिंक्ट करोगे तो पेपर पे दिखेगा। चलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है सभी को? चलो एक बार हैंड रेज कर दो, मैं बोलते जा रहा हूं, तुम लोगों को पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है मुझे नहीं समझ। एक बार हैंड रेज। अच्छा वॉइस लैग कर रहा है, चलो कोशिश करता हूं मैं, पता नहीं इंटरनेट का क्या इशू है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये पिगमेंट के बारे में तुमने डिटेल करते हैं, डरने वाने का जरूरत नहीं है, आराम से कहानी सीखो, आराम से कहानी को सीखो। सीखना है, बहुत आसान सी कहानी है। इंगलमान, ये बाकी एक्सपेरिमेंट पढ़िए और मत पढ़िए, एनसीईआरटी में बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम दिया है, उसको छोड़िए, इंगलमान का एक्सपेरिमेंट पढ़िए। बोले क्या है सर इंगलमान का एक्सपेरिमेंट? आसान है, आपको क्या लेना, एक व्हाइट लाइट लेना। इंगलमान साहब ने क्या लिया, एक व्हाइट लाइट लिया, ये व्हाइट लाइट है। बोले ठीक, इस व्हाइट लाइट को उन्होंने प्रिज्म से गुजारा, प्रिज्म से क्रॉस किया। बोले ठीक है, प्रिज्म क्या करता है, इस व्हाइट लाइट को 7 पार्ट्स में तोड़ देगा, तो यहां से ये व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर में टूट जाएंगी, ठीक है, जिसे आप विबग्योर के नाम से जानते हैं, जिसे आप विबग्योर के नाम से जानेंगे। बोले ठीक है, ये सर विबग्योर है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे कि थोड़ा आसान दिखेगा हमें, अभी एक्सपेरिमेंट करना है ना, ठीक है। विबग्योर, विबग्योर में देखो आसान करते हैं, तुम लोग इतना ज्यादा उसको डिटेल में मत जाओ, विबग्योर को ऐसे करते हैं, विबग्योर, विबग्योर का जो रेंज है वो यहां 400 से स्टार्ट होगा और रेड 700 पे खत्म हो जाएगा, 700 पे खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें मैं बता दे रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, ये वाला देखिए, ये विब वाला है ना, उसको ब्लू मान लीजिए, यानी यहां से यहां आप जो है इधर आप विब वाला है जो, इसे आप ब्लू मान लो, ये ब्लू है, ठीक। जी और वाई जो है इसे आप ग्रीन मान लो, यहां से यहां जी और वाई वाला ग्रीन मान लो, और ऑरेंज और रेड वाला जो है उसे आप रेड मान लीजिए, यानी कि आपको विबग्योर में 7 कलर के जगह ना 3 कलर यूज करो, आसान लगेगा, समझ में आएगा ना। तो अब जो सनलाइट है उसको रियल में हम लोग 3 ही पार्ट में तोड़ रहे, इधर देखिए ये ब्लू वाला रीजन हो गया, ये ग्रीन वाला हो गया, और ये हो गया रेड वाला। 400 से 500, 400 से 500 के बीच में, ये देखिए 400 से 500 हो गया विब वाला, ब्लू वाला, 500 से 600, 500 से रेंज से 600 वाला हो गया वो क्या हो गया, ग्रीन वाला, और 600 से 700 हो गया रेड वाला ना। इससे आसान हो जाएगा, तुम्हें समझना आसान हो जाएगा, नहीं तो इंडिगो ब्लू करते रहोगे समझ में आएगा नहीं। तो विबग्योर जो है, मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, जो विबग्योर तुम्हारा है उसे मैंने आसान से लैंग्वेज में समझने के लिए क्या किया कि मैंने उसे 3 पार्ट में कंसीडर किया, विब को ब्लू से, जीवाई को ग्रीन से, और ओ आर को रेड से। आ गया समझ में? वेवलेंथ मान ले तो यहां से इस रेंज को 400 से 500 मानेंगे, 400 से 500 ब्लू वाले को, ग्रीन वाले को मानिएगा 500 से 600, और रेड को मानिएगा 600 से 700। तो चीजें आसान भाषा में समझ में आ जाएगी, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट तुम्हें लगेगा, ठीक है। तो इंगलमान ने भी ऐसा ही किया, समझाने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम एक व्हाइट लाइट लेंगे, हम लेंगे व्हाइट लाइट, बोले ठीक, और ये हम लोग लेंगे प्रिज्म, प्रिज्म से जब गुजरेगा तो ये 7 पार्ट्स में टूट जाएगा, विब वाला यानी ब्लू वाला, देख लो भैया ब्लू वाले, फिर ग्रीन और येलो यानी ग्रीन वाले, और इधर हो गया भैया रेड वाले,
इधर हो गए रेड वाले। ठीक, क्लियर है? इधर हो गया ब्लू, कर दे क्या? चलो ब्लू कर देते हैं। इधर ब्लू, इधर ग्रीन और इधर रेड। ठीक है, अब क्या करना है, इस पूरे लाइट को आपको गिराना है। किसके ऊपर? ध्यान से देखिएगा। एक आपने ट्यूब ले लिया, इस ट्यूब के अंदर में फिलामेंटस एल्गी है जिसका नाम एनसीईआरटी ने दिया क्लैडोफोरा। तो एलेन का जब तुम टेस्ट सीरीज दोगे तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर फिलामेंटस जो एल्गी है उसका नाम बताइए क्या है। इसके अंदर में आपने कौन सा फिलामेंटस एल्गी रखा है? तो आप नाम दीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया क्लैडोफोरा। फिलामेंटस, सर फिलामेंटस क्या होता है? सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, फिलामेंटस कहलाता है। ठीक, हो गया। ये क्लैडोफोरा है, क्लैडोफोरा एनसीईआरटी में दिया है तो याद रखिए। बोले ठीक है सर, अब क्या करें? ब्लू लाइट गिरा, देखो भैया ब्लू लाइट गिराएंगे, ब्लू लाइट गिरेगा, फोटोसिंथेसिस करोगे? बोले हाँ करेंगे। ग्रीन लाइट गिरा, फोटोसिंथेसिस करोगे? करेंगे। रेड लाइट गिरा, फोटोसिंथेसिस करोगे? करेंगे, करेंगे। 7 लाइट गिरा है, मतलब एक तरह से ब्लू, ग्रीन और रेड की बात करें। उन्होंने बगल में क्या किया, यहां पास रख दिए एरोबिक बैक्टीरिया। ध्यान से सुनना, जो मैंने बोला ध्यान दो। उन्होंने रख दिया यहां एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक रोगे तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। सर क्यों? ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करना पसंद करता है, ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करना पसंद करता है, उसी को कहते हैं हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बोले ठीक है सर। तो ये आपने ये ले लिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया। बोले सर अब क्या करें? अब तुम्हें कुछ मत करना है, जाओ बेटा लैब से बाहर जाइए, आराम से चाय नाश्ता कीजिए, थोड़ी देर बाद वापस से लौटिए। लैब से बाहर जाइए, लैब से बाहर जाके चाय नाश्ता कीजिए, उसके बाद लौटिए थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद कहानी चेंज हो चुकी है, थोड़ी देर बाद ये कहानी चेंज हो चुकी है। बोले सर क्या? ध्यान से सुनिएगा, कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि जहां पर ब्लू रेंज वाला लाइट है वहां पर बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ गई है। जहां पर ब्लू रेंज है वहां पर बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा है, जहां पर रेड रेंज है वहां पर बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा है, और जहां पर ग्रीन है वहां पर बैक्टीरिया की क्वांटिटी कम हो गई। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब आपने ये 3 कलर का लाइट इधर ब्लू वाला डाला, ब्लू वाला इधर लाइट डाला, तो ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस हुआ और उसने ऑक्सीजन रिलीज किया। तो ब्लू लाइट में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुआ तो बैक्टीरिया का अमाउंट देखिए यहां ज्यादा है। ग्रीन वाले में, सर ग्रीन भी तो डाला था, ग्रीन भी डाला था, ग्रीन में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस का रेट कम है, ऑक्सीजन कम रिलीज हुआ, ऑक्सीजन कम रिलीज हुआ तो बैक्टीरिया का अमाउंट कम है। और फिर से देखिए, जहां पर रेड रेंज की लाइट है वहां पास फोटोसिंथेसिस फिर से ज्यादा हुआ, रेड में ज्यादा होता है, ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुआ, तो बैक्टीरिया के अमाउंट ज्यादा है। इसी को एनसीईआरटी कहेगा एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। बोले ये क्या बल है? मतलब कि सिंपल भाषा में कहता है कि जो आपका 7 कलर का जो लाइट है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उनमें क्या रिलेशन है। वो सिंपल भाषा में कहता है कि जो 7 कलर का लाइट है विबग्योर और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलेशन है। तो हमने इसी फिगर को एनसीईआरटी से मैच करा दिया। एनसीईआरटी में 3 फिगर है जिससे आप डरते हो। एनसीईआरटी में 3 फिगर है, हम फिगर नंबर 2 को लेते हैं। यहां देखिए, एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब आपने ये 400 से 500, 500 से 600 और 600 से 700 लिख दिया। 400 से 500 ब्लू है,
ये ग्रीन है और ये रेड है, ये है ना। आपको करना है कि बेटा कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ, फोटोज में जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा यानी फोटोज में ज्यादा हुआ है। तो एनसीईआरटी में ग्राफ एक देखिए, एनसीईआरटी में मैं देखता हूं, मेरे पास भी एनसीईआरटी में वहीं से ले लेता हूं कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। एनसीईआरटी में ग्राफ को देखिए, पेज नंबर दिया है 210 पे, और एनसीईआरटी ने बहुत स्मार्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर तुम देखोगे तो शायद तुम्हें दिख जाए ऐसे, एनसीईआरटी ने बड़ा स्मार्ट 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड भी किया। और देखिए तो यहां पास फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ठीक है। तो मेरे में से समझ में आया। तो एनसीईआरटी ने जो 3 फिगर बनाया उसका मीनिंग समझ लीजिए। 400 से 500 यानी ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा हुआ, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है। ग्रीन में कम ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, देख लीजिए, ये ऑक्सीजन इवोल्यूशन है, ऑक्सीजन रिलीज है यहां पर कम हो रहा है, और यहां पर फिर से O2 ज्यादा रिलीज हो रहा है। सर क्यों? इससे पता चलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में फोटोसिंथेसिस कम हुआ, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। यही तो कह रहा है एनसीईआरटी में। देखिए वो समझाने के लिए, इधर ब्लू है फोटोसिंथेसिस ज्यादा, खत्म। इसी को कहता है एक्शन स्पेक्ट्रम, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ में जो ग्राफ बना उसी को एक्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। मेरे में से क्लियरिटी है, इस फिगर को वापस से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। चलो भैया लो बता दो समझ में आ गया, अगर किसी को दिक्कत है तो मैं रिपीट कर देता हूं। आ गया समझ में? नौसीन तुम्हें समझ में आया? और कौन कौन है रे भाई, मैं तो देख लेते 1 मिनट। मानव है, समझ में आ रहा है? जीनत, जीनत को अगर समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा, इसी पे हम वीटो करा देंगे। नौसीन, ठीक है। तो मेरे से अगर जीनत को समझ में आ गया तो चलो ठीक है, तो आगे बढ़ा देते हैं। अगर उसे समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल एनसीईआरटी का फिगर से ना कॉर्ड, उसने 3 व्हाइट पार्ट क्यों बांटा है कि तुम्हें उतना बेटा इंडिगो इंडिगो में मत चले जाओ, सर ग्रीन येलो सब में मत जाओ। 3 पार्ट, 400 से 500 ब्लू, 500 से 600 ग्रीन, और 600 से 700 रेड। अब देखिए मजेदार चीज, बोले सर अब क्या मजेदार है, अब बनाएंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बोले ये क्या है? अभी बनाया था एक्शन, एक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट, अब बनाया एब्जॉर्प्शन। बोले मतलब एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब कितना एनर्जी का लाइट तुमने पकड़ रहे हो, वेवलेंथ और लाइट के एनर्जी को पकड़ने का जो ग्राफ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फोटोसिंथेसिस का रेट वर्सेस वेवलेंथ का बनाते तो एक्शन स्पेक्ट्रम। बोले ठीक है सर, यानी एनसीईआरटी का फर्स्ट ग्राफ देखना है, एकदम सही समझे। 7 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 3 कोऑर्डिनेट बना दो, 1 2 और ये 3। सर क्या है? 400 से 500 ये ब्लू, 500 से 600 ग्रीन, और 600 से 700 रेड। इतना कर सकते हो? बोले हाँ सर, इतना तो कर ही देंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने भी किया है। चलिए भैया, सबसे पहले पकड़ के लाइए आप क्लोरोफिल ए को। चलो भैया लाइन में आ जाओ। बोले हाँ आते हैं। क्लोरोफिल ए को देखिए, सबसे ज्यादा वो किस रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? एलेन वाले मटेरियल में क्वेश्चन भी पूछा गया है, किस रेंज के लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? तो सर ये ब्लू है ना सर, 400 से 500 है, 430 पे वो पिक बनाएगा, 430 पे, यानी यहां पर जो पिक बन रहा है ना ये 430 पे बन रहा है, 430, ठीक है।
फिर ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आ गया, शार्पली नीचे आया है, ठीक है भैया, बहुत ही ज्यादा नीचे आया है, ठीक है, अगेन वो इंक्रीज करेगा। तो मुझे बताइए, जो आपका, एक मिनट थोड़ा सा सुधार दूं, हाँ ठीक है, ठीक है, क्लोरोफिल ए का ग्राफ को देखिए ध्यान से, कहां कहां पर पिक बन रहा है, दो जगह, एक ब्लू में बन रहा है, एक रेड में बन रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है ना, ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इतना तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें। अगर 210 पेज नंबर के फिगर को तुम देखोगे तो पिक दो जगह बन रहा है, रेड में बेटा कम बन रहा है, देख लीजिए, रेड में कम है और ब्लू में ज्यादा है, याद रखना ही। क्लोरोफिल ए जो है वो बी को ज्यादा, ब्लू लाइट को ज्यादा पकड़ता है और रेड को कम पकड़ता है, एकदम क्लियर है, फिगर को देख करके बताइए। बोले ठीक है सर। अब आता है क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल बी भैया यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, ए से ज्यादा, देख लो बेटा, ए से ऊपर गया है, बोले हाँ सर, फिर शार्पली नीचे आएगा। अगर आप देखोगे तो क्लोरोफिल ए और बी को अगर बहुत खतरनाक क्वेश्चन कभी लाइफ में पूछ दे तो ये बन सकता है, सुनना, क्लोरोफिल ए को देखो, येलो वाला है, येलो वाला क्लोरोफिल ए है, और जो ब्लू वाला है वो क्लोरोफिल बी है। एक स्टेटमेंट में दे सकता हूं, ब्लू लाइट को ज्यादा कौन पकड़ता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो बोलिएगा सर बी देखिए ना सर, ज्यादा पकड़ रहा है ना, ज्यादा ऊपर जाने का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है, उस एनर्जी को ज्यादा पकड़ रहा है। लेकिन रेड वाले वेवलेंथ में देखिए सर, रेड वाले रीजन में जाइए और देखिए सर, ब्लू क्लोरोफिल बी कम रेड को पकड़ता है और क्लोरोफिल ए ज्यादा रेड को एब्जॉर्ब करता है। बहुत अगर खतरनाक क्वेश्चन बना, इतना नहीं बनाते आजकल नीट वीट वाले, इतना नहीं बनाते, टीचर को भी नहीं आता। तो अगर बहुत खतरनाक क्वेश्चन बना तो ये बनाया जा सकता है कि आप ब्लू लाइट को देखिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस देखिए, क्लोरोफिल बी यहां जीत गया, उसने ज्यादा ब्लू लाइट को पकड़ लिया। लेकिन जब रेड में दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो बोलेंगे क्लोरोफिल ए ज्यादा रेड लाइट को पकड़ता है और क्लोरोफिल बी रेड लाइट को कम पकड़ता है। देख लीजिए दोनों का ग्राफ। बोले ठीक है सर, इतना नहीं पूछा जाएगा, इतना टेंशन मत। सर तीसरा क्या है, अब आता है आपका कैरेटिनोइड्स, यहां बना और यहां बना, बस। तो याद रखना कैरेटिनोइड्स है वो केवल बेटा ब्लू का राजा है, देखिए ना, ब्लू में ही वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसका कोई पिक रेड में नहीं बनेगा। तो याद रखना कैरेटिनोइड जो है, मेरे अकॉर्डिंग कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल, वो केवल और केवल ब्लू लाइट के ही रेंज को पकड़ता है, रेड में वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। याद रहेगा, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। एनसीईआरटी का फिगर को मैंने कॉपी कर दिया, मैंने एनसीईआरटी के फिगर को कॉपी कर दिया है, इसके अलावा नहीं जानना है, उसको पकड़ते ही नहीं। बोले ठीक है सर, तो ये आपका एक्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन, तो सर ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का तरीका है ना, तो इसका नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बोले ठीक है सर। अब इंटरेस्टिंग थर्ड फिगर में आइए, और एनसीईआरटी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछेगा, एनसीईआरटी नहीं पूछेगा, एलएन के मटेरियल वाले पूछेंगे। एलएन के मटेरियल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है जो फिगर थर्ड पे है, चलो फटाफट करें। हमने क्या किया, क्लोरोफिल ए, मेरे में से जिस कलर से बनाया था वैसे ही बनाता हूं कि तुम्हें थोड़ा दिक्कत ना हो। ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया ब्लू, ये हो गया ग्रीन, और उधर हो गया रेड, आर फॉर रेड, ग्रीन और ब्लू। इस बार दोनों को कंपैरिजन करना है। थर्ड फिगर को देखिए, दो चीज को कंपैरिजन करना है सर, किसको किसको, क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन को 430 पे पिक बनाया था, 430 पे पिक बनाया था क्लोरोफिल ए ने, ग्रीन में बेटा 0 हो गया, लड्डू घट गया, फिर अगेन वो रेड लाइट में ऊपर जाएगा। ठीक है, ये किसका है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने बनाया क्लोरोफिल ए का, बी का नहीं बनाया, याद रखना,
मैंने केवल क्लोरोफिल ए का बनाया है, ठीक है सर, ए का बना दिया। ब्लू में एक पिक है, देख लिए सर, ब्लू में एक पिक है, एक रेड में पिक है। अब मैंने क्या किया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ग्राफ में लाया। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को देखिए, ब्लू में ज्यादा, फिर रेड में, ब्लू में ज्यादा, ग्रीन में घटा, अगेन रेड में ज्यादा। ये बच्चा आपका रेड वाला है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी एक्शन स्पेक्ट्रम है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे दो चीजें क्लियर होती है, ध्यान से सुनना। पहला, जहां पास क्लोरोफिल ए पिक बनाता है, जहां पास क्लोरोफिल ए पिक बनाता है, वहीं पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी पिक बनाता है। इसका मतलब है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल ए में एक रिलेशन है, ध्यान से सुनना। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां ज्यादा है और वहीं क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा है। जहां पास क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, वहीं पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि दोनों में एक रिलेशन है, दोनों में एक रिलेशन है। जहां पर तुम अप होते हो, मैं भी अप होता हूं, जहां तुम डाउन, वहां पर मैं भी डाउन होता हूं। इसका मतलब है मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही है, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही है। जहां क्लोरोफिल ए ज्यादा, ज्यादा लाइट को पकड़ा, उसी में फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हुआ। जहां कम पकड़ा, वहां पर फोटोसिंथेसिस कम हुआ। जहां ज्यादा पकड़ा, वहां पर ज्यादा हो गया, देख लीजिए। लेकिन अब एलिन का मटेरियल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, क्या दोनों ग्राफ ओवरलैप कर रहे, क्या दोनों सुपर इंपोज हो रहे, एक दूसरे पे चिपक रहे? बोले नहीं सर, इतना समझ में नहीं, देखो ना कितना का गैप है। आप बोल रहे हो ओवरलैप हो रहा है, चिपक रहा है क्या? नहीं। तो अब एलिन का मटेरियल क्वेश्चन पूछेगा क्यों। लाइट को आपने पकड़ा, आपने लाइट को फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया, तो जहां पास आपका पिक बना, उतने ही पिक तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बनना था। दोनों का पिक तो बेटा सेम बनना चाहिए था ना। एलिन के मटेरियल में क्वेश्चन है, दोनों 1 to 1 ओवरलैप क्यों नहीं कर रहा है? आपने जहां पिक बनाया, वहीं पर पिक तो बनना चाहिए था। तो इसका आंसर सुन लीजिए, इसका आंसर सुन लीजिए, एलिन के मटेरियल में ही लिखा है। हाँ हाँ, शीतल त्यागी ने पढ़ लिया, तो मैं क्या करूं? ठीक है, शीतल को तो इतना बार पढ़ाया होगी, उसके मुझसे अच्छा याद हो गया होगा। चलो ठीक है। तो बोले सर क्यों? बेटा ये केवल क्लोरोफिल ए है ना, बी कहां गया? बी भी तो लाइट पकड़ता होगा, रिएक्शन सेंटर को देता होगा, और कैरोटीन भी तो पकड़ के देता होगा किसे? रिएक्शन सेंटर को। तो उन लोगों का दोनों को और भी बनाओ ना सर, दोनों का बना दोगे ना, यानी तीनों का एक साथ बनाओगे तो ओवरलैप कर जाएगा। आया कुछ समझ में? हमने येलो कलर का जो फिगर बनाया है, ये तो केवल क्लोरोफिल ए का बनाया ना। क्लोरोफिल ए लाइट को पकड़ा, उसने एनर्जी दे दिया रिएक्शन सेंटर को, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया। अरे भाई क्लोरोफिल बी भी तो पकड़ता था, कैरोटीनॉइड भी तो पकड़ते थे रिएक्शन सेंटर को देने के लिए, उनका कहां गया? उनका भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तुम बनाओगे तब तो ओवरलैप होगा। तो यहां पर केवल क्लोरोफिल ए है, बाकी पिगमेंट, बाकी पिगमेंट एब्सेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप पूरी तरह से नहीं कर रहे। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो एक बार बता दो भाई, ये खत्म हो गया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया, तो इसमें अब टेंशन नहीं लेना है। एक लाइन बोल करके, एक लाइन ले, एक लाइन। अगर क्वेश्चन आया रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन करके, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन करके, तो आप आंसर कीजिएगा ब्लू में ज्यादा और रेड में कम। ब्लू लाइट को देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं। ब्लू को देखो एब्जॉर्प्शन कितना है भैया, और रेड को देखो। तो अगर क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड आया, ब्लू और रेड में कंपैरिजन करने के लिए, तो बोलेंगे ब्लू में सब 3 प्लेयर है, क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है, और बड़ा बड़ा छक्का मारा है सर, देखो ना इतना लंबा लंबा पिक मारा है, छक्का बहुत मारा है, और कैरोटीनॉइड्स भी है। और सर रेड में देखिए ना, ये सब चौका मार रहे हैं सर, यहां तो देखिए ना छक्का भी पड़ा है।
तो ज्यादा रन कहाँ बना है? ब्लू में। तो अगर एब्जॉर्प्शन वाला ग्राफ पूछा जाए तो आंसर आंख बंद करके आएगा, ब्लू में ज्यादा, रेड में कम। रेड में कम। आ गया समझ में? लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर क्वेश्चन पूछा गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा होगा, तो आंसर थोड़ा चेंज कीजिएगा, रेड में ज्यादा और ब्लू में कम। रेड में ज्यादा और ब्लू में कम। तो बहुत सारे बच्चे का दिमाग में ये चलेगा, सर ब्लू में तो छक्का चौका बहुत लंबा लंबा मारा था, तो फोटोसिंथेसिस काहे नहीं ज्यादा हुआ? और रेड में सर चौका ही पड़ा है और कैरोटीनॉइड्स भी नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा क्यों हो गया? सर ज्यादा क्यों हो गया? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता था। देखिए ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी में देखिए ना, यहां बनाया है ना, ठीक है। तो सर लाइट तो एब्जॉर्ब ब्लू ने बहुत ज्यादा पकड़ा था, आप देख लीजिए सर, लाइट तो ब्लू ने खूब पकड़ा है सर, देखिए ना यहां तक पकड़ा है, और रेड ने तो कम पकड़ा था। तो सर ग्राफ तो मेरे में से फोटोसिंथेसिस का रेट का भी ऐसा ही बनना चाहिए था। तो सर दोनों तरफ पिक क्यों बना दिया एनसीईआरटी ने? तो ये बेटा इफिशिएंसी से रिलेटेड है, ये कहानी इफिशिएंसी से रिलेटेड है, ऐसे समझिए। ब्लू वाले साइड में तुम हो, तुम्हारे पापा है, तुम्हारी मम्मी है और तुम हो। तुम्हारा नाम क्लोरोफिल ए है, पापा का नाम क्लोरोफिल बी है और मम्मी का नाम कैरोटीनॉइड्स है। 3 लोग हो, छक्का चौका खूब मारोगे। और मैं इधर रेड वाले में हूं, मैं हूं, ठीक है, मैं हूं जिसका नाम क्लोरोफिल ए है और मेरे केवल पापा है क्लोरोफिल बी। हाँ बताइए सर, छक्का चौका तो हम लोग ज्यादा मारे हैं, तो रन तो मेरे तरफ ज्यादा बनना चाहिए था। देखिए ध्यान से, तुम बेटा मार्केट गए, हाँ मार्केट गए और मार्केट से बेटा लाया 10 आम, ठीक है। क्लोरोफिल बी तुम्हारे पापा का था, और एब्जॉर्प्शन है बेटा 15 आम पकड़ के लेते हैं, और मम्मी बेटा मम्मी 10 आम। कितने आम लेकर के आए? सर 10 और 5 15 और 10 25 आम पकड़ कर लाए। मार्केट से कितना आम खरीद करके लाए? 25। बोले ठीक है। सर मेरे घर की कहानी सुनो, ठीक है। मैं लाया 10 आम और, ठीक है, क्लोरोफिल ए 10 और क्लोरोफिल बी 8, 18 आम लेके तो आ गए। सर खाना भी तो है रात में, एकदम खाना है। तो 25 आम लेकर के आए तुम लोग, उसका केवल बच्चा, तुमने खाया 10 आम। शाम में रात में डिनर टेबल पे बैठे तो केवल 10 आम ही खाए, लाया तो था 25, लेकिन रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा कम। तो केवल कितने आम? 10 आम ही तुम्हें मिला खाने के लिए। बोले ठीक सर, आपके घर में 18 आम लेकर के आए थे, हमने 15 खा लिया। हमने बेटा 15 खा लिया, 15 खा लिया, तो बताओ, यानी रिएक्शन सेंटर तक 15 आम पहुंचा, तो फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा मेरा होगा। तुम्हारा कितना हुआ? केवल 10, और मेरा कितना हुआ? 15। तो मैं ब्लू से ज्यादा कर गया। तो यानी लाइट कैरोटीनॉइड तो पकड़ता है, देता थोड़ी है। सोचो ना, कैरोटीनॉइड्स का मेन काम है, लाइट पकड़ तो लिया, अरे सर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था, हम तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए पकड़ लिए सर, देंगे नहीं। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना, जो मेन काम है कैरोटीनॉइड्स का, वो ब्लू लाइट को पकड़ लेता है, लेकिन उसका मेन काम तो है, वो तो देता नहीं है रिएक्शन कड़ा। तो यही था कहानी। एक मिनट, फिर से लैग कर रहा है, तो आज हम लोग यही पास छोड़ते हैं, यही पास आज छोड़ते हैं। मेरे को समझ आ गया भाई, ये ग्राफ किसे किसे समझ में आ गया पहले बता दूं। आकांक्षा नौ समझ में आ गया सभी को? जया ये समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? सर आपने छक्का चौका तो खूब मारा था, किस वाले में छक्का चौका मारा था भाई? ब्लू वाले में। तो सर रन आपकी क्यों नहीं बने? आईपीएल तो जीते नहीं सर, ये लंबा लंबा छक्का मारा लेकिन मैच तो नहीं जीते ना, मैच जितना इंपॉर्टेंट था। तो आपने पकड़ तो खूब लिया, रिएक्शन सेंटर को कम दिया, इफिशिएंसी कम थी, सेकंड वाले में ज्यादा थी। तो ये मेरे में से किसी बच्चे को अब गड़बड़ नहीं करना है कि फोटोसिंथेसिस पूछा जाए तो रेड,
और अगर एब्जॉर्प्शन पूछा जाए तो ब्लू। तो यही थी कहानी और मेरे में से सभी को समझ में आना चाहिए। तो यहां तक किसी को भी गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है, कर लोगे। तो अब केवल और केवल बचा है ना, इस चैप्टर में जो बचा है वो केवल और केवल तुम्हारा जो बचा है फैक्टर इफेक्टिंग है। थोड़ा सा टाइम लेकर के आराम से पढ़ाऊंगा तो मेरे में से, लेकिन फिर भी तुम भी पढ़ सकते हो। तो ये चैप्टर तुम्हारा पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। चलो ठीक है, तो मैं 10-12 क्वेश्चन पूछ लेता हूं और थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से। फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? तो सिंपल है, अगर देखो क्वेश्चन दो तरीके से अरेंज करने के लिए देगा तो सीपीएम बोलिएगा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एलएनए शायद उसमें गलत है, डॉक्टर अली में ये क्वेश्चन गलत है, अरेंज करने के लिए पूछा है और अरेंजमेंट उन्होंने सही से नहीं दिया है। एक चीज याद रखिएगा। चलिए सेकंड चीज बताइए, ठीक है, कि मुझे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करना है एल्गी से, मुझे कितने फोटोन गिराने पड़ेंगे? हमने द क्वांटम रिक्वायरमेंट, मुझे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कराना है, कितने मुझे फोटोन गिराने पड़ेंगे? ठीक है, तो सबने बच्चे ने रट्टा मार लिया, इट इज अ 8। अब ठीक है, थर्ड बताइए, अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब चलता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब चलेगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब चलता है? एक ही एनसीईआरटी में कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो अगर लाइट 680 से ज्यादा आया, मोर देन 680 आया, तो सर दो फोटो सिस्टम है ना सर, एक 2 है एक 1 है। अगर सर 680 से ज्यादा आया तो 2 हाथ खड़ा कर देगा सर, क्योंकि उस 680 से ज्यादा को नहीं पकड़ सकता। अगर 680 से ज्यादा पकड़ में नहीं आएगा, 685 डाला तो 2 हाथ खड़ा कर देगा, केवल 1 चलेगा। और बताइए, अगर केवल 1 चलेगा, थोड़ा लॉजिकल बताना, अगर केवल साइक्लिक चलेगा तो क्या NADPH बनेगा? क्या बच्चा NADPH बनेगा? बोले सर नहीं। और अगर NADPH नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा या बढ़ेगा? बताओ तो। अगर केवल NADPH बना, मैंने दिन भर बेटा, दिन भर 680 से ज्यादा डाला तो नॉन साइक्लिक तो चलेगा नहीं, केवल साइक्लिक चलेगा, PS1 है, तो NADPH बनेगा नहीं, तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? घटेगा। इसी को हम लोग कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट, इसी को कहते हैं रेड ड्रॉप। अब समझो, ध्यान से सुनिएगा, रेड ड्रॉप अब समझो। तुम्हें कहानी बताने का मतलब क्या था, रेड ड्रॉप क्या था? देखो ध्यान से, ये तुम्हारा PS2 है और ये तुम्हारा PS1 है। लाइट 680 से कम का आया, इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, 680 से कम का है। यहां से चला इलेक्ट्रॉन, थियोफाइटिन ETS में गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां NADPH में बन गया, ठीक है। फोटोलिसिस भी हो गया, वाटर भी टूट गया, जेड स्कीम चल रहा है, जेड स्कीम चल रहा है। लेकिन मान लो बेटा दिन भर, आज 1 घंटे अभी मान लो 1 घंटे जो भी तुम लाइट गिराओगे 680 से ज्यादा डालोगे, तो जैसे ही आप फोटोसिंथेसिस में ना, देखिए यहां पर रेट बढ़ा, यहां पर रेड लाइट डाला 660, 670, 680, जैसे ही 680 से ऊपर डालोगे, 680 से ऊपर डालोगे लगातार, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। सर क्यों? 680 से ऊपर डाला तो अभी तुमने बोला सर फोटो सिस्टम 2 काम नहीं करेगा, केवल कौन करेगा? 1। और 1 तो सर साइक्लिक करता है, साइक्लिक करेगा, केवल ATP बनाएगा, NADPH नहीं बनेंगे। तो डार्क रिएक्शन को NADPH भी चाहिए, डार्क रिएक्शन चलेगा नहीं तो ग्लूकोज बनने का रेट घटेगा, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? घटेगा। तो 680 के ऊपर अगर लगातार यूनिलैटरल लाइट डाले, एक वेवलेंथ वाला 680 से ऊपर 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 ही केवल दिया, तो फोटोसिंथेसिस का रेट फटाक से बेटा गिर जाएगा। इसी को कहते हैं रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।
देखिए ना, रेड रेड से ज्यादा आपने लाइट डाला तो इसी को कहते हैं रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बोले ठीक है सर, ये याद रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर तुमने जो भी लाइट है 680 से, देखिए ध्यान से, एक मिनट मुझे बताने दो। अगर तुमने 680 से कम डाला तो क्या होगा? बोले सर 680 से कम डाला, PS1 PS2 दोनों काम करेगा, PS1 भी काम करेगा, PS2 भी काम करेगा। सर Z स्कीम चलेगा, NADPH भी बनेगा, ATP भी बनेगा, मस्त होगा। तो नोट कर लो, मान लो तुमने 1 घंटा 680 से कम डाला और मान लो बच्चा फोटोसिंथेसिस से बने 50 ग्लूकोज, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 50, 50 ग्लूकोज बन गया। बोले ठीक है। अब तुमने डाला 680 से ज्यादा, 680 से ज्यादा, तो केवल साइक्लिक बनेगा, केवल साइक्लिक चलेगा, फोटोसिंथेसिस का रेट घट गया है। थोड़ी देर के लिए डाला है तो थोड़े NADPH सब होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट मान लो हो गया 30। तो ध्यान से सुनना, एक वर्ड आएगा इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक सिंपल से भाषा में पहले मैं समझाता हूं। एक बच्चा है जिसे केवल बायो आता है, चलो एग्जाम पेपर में गया, ठीक है, ऐसे समझो, नहीं बायो नहीं, एक वो मुझे दूसरा सोचने दो। ठीक है, मान लो एक बच्चा बेटा, उसका फिजिक्स का एग्जाम हुआ, 45 क्वेश्चन थे, एग्जाम पेपर दिया, तो उसने बेटा बनाए 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। नीट के एग्जाम में केवल फिजिक्स में कितना बना? 20 क्वेश्चन। ठीक है, एक दूसरी बच्ची है, उसके थोड़े से अच्छे फिजिक्स है, उसने बनाया बेटा 30, नहीं 30 नहीं, उसको मान लेते हैं, कितना बोल देते हैं उसका, थोड़ा सा ज्यादा, अच्छा पहले वाले को 10 मानो यार, पहले वाले को 10 मानो और इस वाले को 15 मानो। पहले में दिया तो केवल 10 क्वेश्चन बने एक लड़की का, L1, लड़की नंबर 2, इससे बने बेटा 15, 1 घंटे का टाइम था, इतना बना। अगर दोनों को एक साथ एग्जाम पेपर दिया जाए तो दोनों बोले कोऑर्डिनेट करके बनाइए, दोनों मिल करके पेपर को सॉल्व कीजिए, तो तुम्हें लग रहेगा ओ पहली वाली लड़की को 10 क्वेश्चन आता था और दूसरी वाली लड़की को 15 आता था, सर इस बार 25 बनेंगे, सर इस बार 25 बनेंगे। अब मुझे बताओ तो क्या 25 बनने चाहिए क्या? नहीं, दोनों का बेटा कोऑर्डिनेशन, तुम्हें थोड़ा बहुत आता है, उसे सामने वाले को आता है, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन से बन जाएगा। तो तुम्हें लग रहा था 25 बनेगा, लेकिन यहां बन गए 40 क्वेश्चन, इनहांस हो गया। तो हमें लगता था कि एक लड़की केवल उसे 10 क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, दूसरी एक लड़की उसे केवल 15 आता है, दोनों साथ में बैठेंगे तो 25 बनना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं, एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चन और बन गए, उसके आगे 40 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व हो गए। सर क्यों? क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेशन से भी इफेक्ट पड़ता है, यही इनहांसमेंट इफेक्ट कहलाने वाला है। बोले सर अब बताइए, ये एक्स्ट्रा जो हो गया यही कहलाएगा इनहांसमेंट। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ये आपको नीट के एलएन के पेपर में मिलेगा, आराम से बनाइएगा। अगर आपने लाइट डाला 680 नैनोमीटर का, या कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा लेस देन 680 नैनोमीटर, बोले ठीक है सर, PS1 PS2 दोनों चलेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर कीजिए, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मान लीजिए ये 50 आया, 50। ठीक, दूसरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लाइट आपने दिया, लाइट दिया मोर देन 680, 680 से ज्यादा, PS1 केवल काम करेगा, PS2 हाथ खड़ा कर देगा, PS2 की औकात नहीं है अब चलने की, केवल चलेगा PS1। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थोड़ा घट जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया और आया मान लो 30 यूनिट, 30 यूनिट, 30 यूनिट। ठीक है, अब मैंने दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया, यानी कि मैंने इस बार लाइट डाला, ठीक है, कौन वाला? लेस देन 680, और मैंने डाला ग्रेटर देन 680, 680 से ऊपर वाला भी और 680 से नीचे वाला भी।
अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये तुम्हें लग रहा था कि यहां पास आना चाहिए था 50 और यहां आना चाहिए था 30, यहां पर आना चाहिए फोटोसिंथेसिस का रेट कितना 80 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं ना। आंसर आया 92। 92 मैंने समझाने के लिए बताया, तुम्हें लग रहा था 80 आना चाहिए था, लेकिन आया 92, 12 जो बढ़ गए, इसी को कहते हैं इन्हांसमेंट इफेक्ट। तो इससे प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस में दोनों बेटा एक साथ काम करना चाहिए, दोनों एक साथ काम करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन में काम अगर करेगा तो दोनों इंडिविजुअल कर रहे हैं, देखिए यहां पर इंडिविजुअल कर रहा है, ये इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं इन्हांसमेंट इफेक्ट, इसी को कहा हमने इन्हांसमेंट इफेक्ट, जो इमर्सन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए नाम पड़ा इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। तो आप जाइए और आज ईमानदारी से एक काम करना जो मुझे भी नहीं आता, थोड़ा सा क्या करना ना, साइंटिस्ट का नाम लिख लेना, जूलियस वॉन सैक। उन्होंने नोट किया कि प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, तो ये सब थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए कि मोल्स ने क्या किया, ये प्लांट लिया, ये लीफ है और लीफ को बच्चा एक बॉटल में ऐसे कवर कर दिया, हाफ लीफ, देखो नाम में लिखा हाफ लीफ, तो आधे लीफ को उन्होंने बॉटल में कन्वर्ट कर दिया और इसमें KOH डाल दिया। अब इसके ऊपर में उन्होंने डाला CO2 का सॉल्यूशन, तो KOH ज्यादा सारा का सारा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने CO2 डाला तो KOH क्या करेगा, सारे CO2 को ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा। तो आधे लीफ में CO2 मिला नहीं, आधे लीफ में CO2 मिला, तो आधे लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्टार्च नहीं बनेगी, बाकी आधे लीफ में ढेर सारा स्टार्च बनेगा। तो इससे प्रूफ होता है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर, तो यही क्वेश्चन आएगा, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है, वो प्रूफ करता है CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, बस इतना क्वेश्चन आएगा। जूलियस वॉन सैक ने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, इंजन हाउस ने क्या किया, और एक और साइंटिस्ट किसी का होगा, इंगलमान का मैंने बता दिया। तो ये 5 साइंटिस्ट को एक एक लाइन में ओनली 1 लाइनर लिख लीजिएगा और उसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक ना, कौन साइंटिस्ट ने क्या बोला, और जाकर के सारे क्वेश्चंस बना जाइए, सारे क्वेश्चंस बना जाइए। तो अगले क्लास में मैं केवल क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, आप मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा, और जो फैक्टर्स है थोड़ा बहुत बचा हुआ उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जाइए उठाइए एलएन का मटेरियल, सारे क्वेश्चन बना लीजिए, बस एक डरिएगा नहीं, हर बार तो कुछ निकल ही जाते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, उनके अंदर केवल PS1 होता है, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। उनके अंदर PS2 नहीं होता, उनके अंदर में PS2 नहीं पाया जाता, तो वाटर नहीं टूटेगा, फोटोलिसिस नहीं होगा, तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं करते, केवल PS1 होगा और केवल साइक्लिक चलाएंगे। तो बोले सर बाकी इसका भरपाई NADPH कहां से आएगा, तो इनके अंदर NADPH नहीं आता, NADH आता है, वही रेस्पिरेशन वाला, रेस्पिरेशन से आप NADH बनाते हो ना, तो यहाँ NADPH की जगह हाइड्रोजन डोनर NADH होता है, केवल PS1 होगा तो केवल साइक्लिक चलेगा, PS2 नहीं होगा, Z स्कीम नहीं चलेगा, फोटोलिसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होते, और जो रिएक्शन सेंटर है वो P890 होगा, जो रिएक्शन सेंटर होगा वो फार रेड लाइट 890 वाले वेवलेंथ को पकड़ेगा। इसलिए बहुत अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा तो बोल दीजिएगा ये रेड ड्रॉप फिनोमेनन शो नहीं करेगा। रेड ड्रॉप का मतलब क्या था, आपने लाइट को बढ़ाया, रेड लाइट से आगे गए, शार्पली घटा, डिक्रीज करना, रेड ड्रॉप। ये बोले हम तो 890 फार रेड को पकड़ेंगे, टेंशन के लिए, तो मेरा देखो ना, हम 700 नहीं, हम तो बेटा 890 वाली लाइट को पकड़ने वाले, तो ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है,
तो ये 4 चीज याद रखिएगा। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में PS2 नहीं इन्वॉल्व होगा, फोटोलिसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। ठीक है, तो सर केवल साइक्लिक चलेगा तो एटीपी बनेगा। तो हाइड्रोजन डोनर कौन होगा? NADH, जो रिस्पिरेशन से आता है। और रिएक्शन सेंटर फार रेड लाइट B890 को पकड़ेगा। रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यहां प्रूफ नहीं होगा। चलो ठीक है, और एक बार ना अच्छे से एलिन के मटेरियल को पढ़ लीजिएगा। मैंने ऐसे भेजा है, वो एलिन का क्लासरूम नोट से मैंने मंगवाया है, जो तुम्हें मैंने भेजा है ना, अगर तुमने देखा होगा तो मैंने क्लासरूम नोट्स वो तुम्हें दिया है। तो चलो, अब मेरे पास कोई टाइम नहीं है, क्लासरूम वो नोट से एक बार पढ़ लेना और धड़ल्ले से सारे क्वेश्चन बना लेना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। चलो ठीक है फिर।